Alright, let's start off with the security analysis section. Security analysis section is basically, if you're referring to your institute material, you will have chapters 4 dividend decision related to this, and you have chapter 6 security analysis, and we also discussed कि हम लोग money market operation जो chapter 10 है, we are going to be doing it together along with this. Security analysis, basically what is the idea behind this whole chapter, security analysis. When you're looking at security analysis, alright, so I'll just complete this table. Just give me some time and I'll give you time to write also. When you're writing, I told you कि आप दो कलर वो फॉलो करेंगे तो इजी हो जाएगा कि जब भी अपने कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हैं तो प्लीज कोशिश करेगा यू राइट इट इन द सिंगल कलर, लाइक लेट्स से यू राइटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन ब्लैक, एंड जितने भी सम्स वगैरह जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो सबको ब्लू में करना, बिकॉज एग्जाम टाइम में व्हाट हैपेंस इज यू आर जस्ट गोइंग टू बी फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस वेरी क्विकली. जितना भी ब्लैक पोर्शन है उसको रिवाइज करना होगा एग्जाम के पहले दिन के लिए. कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको लिखाऊंगा, बाकी जितने भी थियोरी क्वेश्चन एंड आंसर्स है दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, वील कवर इट व्हेन वी आर डूइंग द थियोरी क्वेश्चन. वो आपको वो मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाएगा, थियोरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड पूरा का पूरा इन दैट, बट द कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मुलाज आई वांट यू टू राइट इट योरसेल्फ. फॉर्मुला शीट अपने हैंडराइटिंग में बनाइएगा, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्पफुल. एक चीज लास्ट डे स्किप हो गया था बताना कि इंस्टीट्यूट का व्हेन यू हैव द पेपर, द ट्रेडिशनली व्हाट वी बीन सीइंग इन द पेपर इज यू आर गोइंग टू बी हैविंग 6 क्वेश्चंस, जहां पर क्वेश्चन 1 इज गोइंग टू बी अ मैंडेटरी 20 मार्क का क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन 16 मार्क्स के रहेंगे. जो पहला 20 मार्क का क्वेश्चन रहता है उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता. यू हैव 4 मार्क का, यू हैव 5 मार्क का 4 क्वेश्चन, सो यू हैव टू डू 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच इन द 20 मार्क. 80 मार्क्स के लिए यू हैव 16 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस. सो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से 7 है. क्वेश्चन 1 इज 20 मार्क्स, क्वेश्चन 2 से 7 लेकर के 16 मार्क्स का क्वेश्चन है. वो 2 to 7 में आपको खाली कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. सो 80 into 16 मार्क्स दैट इज 80, 5 questions into 16 marks, that is 80 plus 20 marks, that is your first mandatory question. प्रॉब्लम होता है कि फर्स्ट वाला जो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है उसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है, उसमें टाइम क्रंच हो जाता है. हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, विल डू इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, जब अपना खत्म होने वाला होगा सिलेबस. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल डिस्कस हाउ एग्जैक्टली यू आर सपोज्ड टू बी अटेम्प्टिंग द पेपर, किस ऑर्डर में कैसे मैनेज करना है, कैसे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे. एंड उसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन होता है दैट इज जनरली अ थ्योरी क्वेश्चन, वेयरइन आपको 4 मार्क्स का 4 थ्योरी क्वेश्चंस पे शॉर्ट नोट्स लिखना होता है 4 टॉपिक्स पर आउट ऑफ 5. सो देयर इज वन ऑप्शन इन दैट. थ्योरी क्वेश्चन को छोड़ना इज नॉट अ गुड आइडिया. मोस्ट ऑफ द थ्योरी 2-3 टिपिकल क्वेश्चंस वगैरह कुछ रहते हैं विच इज यू हैव टू स्टडी. अगर पढ़ेंगे तो याद रहेगा वरना नहीं आएगा. बट मोस्ट ऑफ द थ्योरी क्वेश्चन कुड ऑल्सो बी वेरी कंसेप्चुअल टाइप का, लाइक कोई चीज दिया हुआ है, म्यूचुअल फंड के ऊपर नोट दे दिया, म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF दे दिया, सो समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल उसी चीज के ऊपर नोट दे देते हैं. जैसे कॉस्ट का पेपर में जनरली व्हाट हैपेंस इज कि आपका थ्योरी इज वेरी मच मिक्स्ड अराउंड इन ऑल द क्वेश्चंस. मतलब एक थ्योरी क्वेश्चन ही रहता है, एक में 3 मार्क का डाल दिया, एक में 4 मार्क का डाल दिया, एक में 2 मार्क का डाल दिया. So they combine every single question has a little theory question over there. But SFM में generally we have the last theory question over here. उसके अलावा lot of conjecture is there about the institute का changes in the syllabus and all. So it's a little early still to comment on the syllabus, but there has been major changes in the foundation, inter and final syllabus. Inter में तो एक पूरा का पूरा subject add हो गया. Your FM and cost has been split. FM has been shifted to the second group. FM को 60 marks बना दिया and business economic environment करके आपका 40 marks add हो गया है. So we'll discuss that a little later since we are doing the final class right now. Final में भी आपका इसका has been made into only 50 mark का paper and there is a 50 mark का financial services वो capital market का एक theory paper आ गया है. Although it is theoretical, but all the concepts that's there is going to be very much required to be understood because mug up करके वो concepts नहीं लिख सकते. वो proper hardcore finance का concept है. So that is the 50 mark paper. एंड जो फाइनेंस SFM का जो पेपर है उसमें भी काफी सारा चेंजेस आया है.
Primary changes, if you see, there has been given a lot of importance towards the risk management part, because risk is getting more and more important. तो risk वाला part को काफी focus किया गया है, थोड़ा सा additional material उस पे है. Like say for example dividend part has been is not so much there, but obviously details वगैरह देखना भी बाकी है syllabus का. Alternate investments is going to be there. I'll just discuss right now. So anyways, we are going to be covering the whole syllabus as per the current syllabus, current curriculum, not the new revised curriculum, because 30th जून के पहले जो लोग भी रजिस्टर करें वो लोग के ऊपर में पुराना syllabus is going to be applicable. तो नया syllabus के लिए next term में हम लोग देखेंगे the new syllabus वाला part. And in case आपको कोई problem होता है, you are supposed to be doing the old syllabus right now, because whenever you are giving, अगर आप लोग का final का registration किया है नवंबर 2016 तक जिन लोगों ने IPCC का both the groups clear किया है, इंस्टीट्यूट के साथ फाइनल में रजिस्टर कर लिया है, they are going to be giving the exam with the old syllabus, so they will have no issues at all. So they are going to be following this curriculum only. And even after you have given the attempt, उसके बाद में भी 2-3 attempt के लिए इंस्टीट्यूट जनरली रखता है provision that you can attempt based on the old syllabus and not on the new syllabus वाला part. एंड अगर इन केस कोई भी स्टूडेंट को ओल्ड सिलेबस का क्लासेस अटेंड करने के बाद उसको अगर नया सिलेबस पे एग्जाम देना पड़ता है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू अटेंड द नया सिलेबस वाला क्लासेस. वी विल हैव नो इश्यूज विद दैट. आप पुराना सिलेबस पढ़ के पुराना सिलेबस में वापस रिवाइज करिए, नया सिलेबस अटेंड करिए. इन केस योर सिलेबस हैज रिवाइज, सो यू कैन अटेंड द क्लासेस अगेन इन द नेक्स्ट बैच ऑल्सो. वी हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज विद दैट, सो आई थिंक वी विल कीप इट एट दैट. एंड दूसरा, इंस्टीट्यूट का और क्लैरिटी आपको 1 जुलाई तक आ जाएगा एज टू हाउ अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द न्यू सिलेबस. बट इन जनरल अभी तक जितना समझ में आ रहा है कि 30 जून के पहले जो लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, वो लोग सबके ऊपर में पुराना सिलेबस ही एप्लीकेबल होगा. नया सिलेबस इज गोना टेक टाइम. 30 जून के बाद जो रजिस्टर करेंगे, अब 30 जून के बाद में वी आर ऑल्सो सीइंग कि मे बी 2018 के पहले एप्लीकेबल नहीं होगा, मे बी 2019 ऑनवर्ड्स ही होगा. वो सारा चीज अभी क्लैरिटी मिलना थोड़ा सा बाकी है. Anyways, we'll continue with our old syllabus itself. So security analysis, when you're talking about, we are going to be doing 4 chapters, 3 chapters together. One is your dividend decisions, one is your security analysis, and the third is money market operation. We are going to start with security analysis, dividend decision बाद में करेंगे. Chapter 4, Chapter 6 and Chapter 10 according to your book. Money market operations is your Chapter 10 according to your institute material. Now when you're talking about security analysis, we are trying to get into the valuation of these securities. सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन बोले तो अब सिक्योरिटीज कितने टाइप्स का होगा. अपने ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे. ट्रेडिशनली आप किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो? या तो अपने शेयर्स में पैसे लगाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, वो भी ट्रेडिशनली हो गया एक तरीके से, बट म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो म्यूचुअल फंड इन टर्न तो इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर रहा है. सो अल्टीमेटली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अपने पास इन्वेस्ट करने का क्या क्या बहुत ही ट्रेडिशनल या बहुत ही बेसिक तरीका है. वन इज गोइंग टू बी योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा इज गोइंग टू बी योर फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट. प्रेफरेंस शेयर ठीक है, उसको बीच में लाते हैं, बाकी इतना कोई खास होता नहीं उसमें, क्योंकि उसमें एनालिसिस करने का ज्यादा नहीं, बिकॉज इट्स अ फिक्स डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर इज गिविंग फिक्स डिविडेंड, सो उसके ऊपर में इतना वैल्यूएशन वगैरह है नहीं. एक वो परपेचुइटी का फॉर्मूला लगेगा जो आप लोगों ने इंटर में ऑलरेडी कर लिया है. परपेचुइटी का फॉर्मूला की है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाई दी प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज केपी. अपना जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, मैं वापस लिखा दूंगा बाद में फॉर्मूला, डिवाइड बाय केपी इज गोइंग टू गिव द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर. ये अपने बाद में कर लेंगे फॉर्मूला. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू हैव द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड द फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स, नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड, वी पीपल जनरली अंडरस्टैंड फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स को अपने जनरली डिबेंचर्स बोलते हैं, क्योंकि अपने 11-12 में जो भी अकाउंटिंग वगैरह करते थे वो डिबेंचर टर्म यूज करके करते थे. बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज डिबेंचर भी यूज होगा एंड ऑल्सो बॉन्ड्स इज गोइंग टू बी यूज. तो बॉन्ड डिबेंचर अगर आप एक बार के लिए आप सिनोनिमसली यूज कर लीजिए, उसका डिफरेंस कुछ खास नहीं होता है. जनरली डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड होता है एंड बॉन्ड्स इज गोइंग टू बी सिक्योर्ड. सो व्हेनेवर यू आर हियरिंग टर्म्स ना, मैं जब अगर आपको बोल रहा हूं कि डिबेंचर बॉन्ड्स को सिनोनिमसली यूज कर सकते हो, तो इट शुड बी योर जॉब टू गूगल इट अप इमीडिएटली कि डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिबेंचर. You know, that kind of intellectual curiosity is very much important. As I told you in the last class also, 40-45 आवर्स पर वीक काम करेंगे, उसके लिए 4 लाख का भी सैलरी मिल सकता है, 10 लाख का भी मिल सकता है, 14 लाख का भी मिल सकता है, 20 लाख का भी मिल सकता है. सो वट एवर यू आर वर्किंग, वी नीड टू बी वर्थ इट. अगर एक सीए फाइनल को बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, वो इंटरव्यू में, एज आई वाज मेंशनिंग, आई वाज आस्किंग दीस बेसिक क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू, एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स से तो एक्सपेक्टेड है कि वो सारा चीज तो बता पाएंगे. अगर एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट आई आस्क यू इन एन इंटरव्यू द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिबेंचर, डोंट यू थिंक इट इज, मतलब आपको थोड़ा सा खराब लगना चाहिए अगर आपको नहीं आता उसका डिफरेंस. तो वेरी बेसिक स्टफ, राइट? इतना सारा चीज पढ़ रहे हैं. यस, लास्ट डे वी वर डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स
कि अपने लॉस को डेबिट क्यों करते हैं, ऑल वी आर डिस्कसिंग वेरी वेरी स्मॉल बेसिक थिंग्स एंड ऑल. सो जितना ज्यादा हो सके ना, अभी एक डेढ़ साल 2 साल जो भी आपका प्रेपरेशन के लिए बचा है, 1 year 1.5 years, half a year, whatever, try to make the most of it and try to brush up on all these things. मतलब be very conceptually very sound. It's going to be very important. So when we are looking at the fixed income securities, fixed income security को fixed income इसलिए बोलते हैं because the income, if you invest in these securities, उससे जो income आएगा वो fixed होगा. अगर आप bond या debenture कुछ खरीदते हो तो आपको बोल देता है ना कि आपको 8% पे करेंगे, 9% पे करेंगे. अब आपका कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो भी आपको 9% मिलेगा जो भी आपने अमाउंट डाला था, एंड अगर आपका कंपनी खराब परफॉर्म करेगा तो भी आपको उतना ही मिलने वाला है. सो बेसिकली द इनकम दैट यू आर गोइंग टू बी गेटिंग आउट ऑफ दो सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स का बात करिए, दैट इज गोइंग टू बी फिक्स. तो वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हो गया. अब फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में यू हैव टू वेज, टू पार्ट्स, बेसिकली टू कैटेगरीज. वन इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वन इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, सो फिक्स इनकम का अगर बात करेंगे, you have short term and long term. Long term is what we are going to be studying in security analysis वाला ही chapter. Security analysis chapter 6 में we'll be doing long term. Chapter 10 is about the short term investments के बारे में. So you should have a whole view कि आज chapter 10 मतलब दो अलग अलग lessons है, दोनों में आप fixed income security की valuation कर रहे हो, उसमें difference क्या है. One is a short term securities, one are long term securities. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म में बहुत डिफरेंस होता है. ये वाला पार्ट आपने लेवल इंटर लेवल पे नहीं किया है. वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट दैट इन डिटेल्स. वी विल डू द बॉन्ड वाला सेक्शन इन द सेकंड हाफ ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस. मेजरली व्हाट वी आर गोइंग टू बी कवरिंग इज द इक्विटी एनालिसिस वाला पार्ट. तो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने देखते तो इक्विटी शेयर्स एंड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हुआ. फिक्स इनकम सिक्योरिटी जनरली अपने बॉन्ड का बात करते हैं. जो शॉर्ट टर्म वाला है वो अपने चैप्टर 10 में करेंगे. कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, दो तरीके का मार्केट होता है, एंड देन देयर इज योर सेकेंडरी मार्केट. सो कैपिटल मार्केट मतलब अगर कंपनी को कैपिटल चाहिए इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इसके फॉर्म में कंपनी कैपिटल रेज करता है. कंपनी का बैलेंस शीट में होता है ना यार, P&D, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट वाला पार्ट. सो व्हेन द कंपनी इज रेजिंग कैपिटल, ताकि कैपिटल रेज करे, बिजनेस में लगाए, वो उस पे पैसे कमाए, कैपिटल एसेट वगैरह पे प्रोजेक्ट्स वगैरह लेकर के, एंड वो पैसे से इनको रिटर्न देने के बाद एक्स्ट्रा रिटर्न कमाए, तभी जाकर के कंपनी का वैल्यूएशन इंक्रीज होगा. We'll do all these things. There is a lot to do in your SFM paper and it's very interesting. तो इसमें से आप जितना एक्स्ट्रा कमाओगे ना, आज कंपनी का शेयर मार्केट में देखते हो तो वैल्यूएशन कैसे बढ़ता है. आज कंपनी का शेयर प्राइस है, फॉर एग्जांपल टुडे ऑरोबिंदो फार्मा, आई थिंक नहीं वो गिरा हुआ था, टोरेंट फार्मा ना ऑरोबिंदो, उसमें से एक बढ़ा हुआ था आज. या फिर ये जितने भी स्टॉक्स वगैरह है, फार्मा वाज वेरी वेरी बैड येस्टरडे. इफ यू सी द येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे था आई थिंक, हाँ येस्टरडे काफी गिरा हुआ था. सन फार्मा 500 लेवल पे आ गया. एंड नाउ ऑल्सो आई एम नॉट इनकरेजिंग यू टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक्स. मैं ट्रेडिंग के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूँ. इन्वेस्टमेंट करने का मन करिए, बट एटलीस्ट 2 मिनट 3 मिनट के लिए, 2 मिनट्स 3 मिनट्स, बहुत कम टाइम बोल रहा हूँ, उसके लिए CNBC ऑन करना शुरू करिए घर पे. एटलीस्ट यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू टर्म्स. यू विल नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू टर्म्स. दूसरा चीज, टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी एक न्यूज़पेपर का बिजनेस पेज में से 2-3 आर्टिकल पढ़ना शुरू करिए. आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड द होल ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड द होल ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स. ऑल आई एम आस्किंग इज टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई का भी एक पॉलिटिक्स पेज होता है, सोशल पेज होता है, बिजनेस पेज होता है. वो बिजनेस पेज में भी 10 आर्टिकल होते हैं, वो 10 में से 2 या 3 उठा करके पढ़ना शुरू करिए. आई एम आस्किंग यू द बेयर मिनिमम टू डू. That is going to take you 2-3 minutes, and CNBC 2-3 मिनट देखना शुरू करिए. And it is not for the SFM paper, but in general you need to do that. That's the bare minimum you need to do right now. News and Shorts करके एक ऐप है, अगर वो डाउनलोड कर सकते हो प्लीज करिए. So you have the whole day का न्यूज together. और फोन पे ना ऑन एन एवरेज कुछ एक आर्टिकल्स वगैरह आ रहा था, कुछ रिसर्च वगैरह किया हुआ, 70 to 120 टाइम्स के बीच में एक बंदा पर डे अपना फोन अनलॉक करता है. सोचिए व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम यू आर डूइंग. तो न्यूज एंड शॉर्ट्स हो या कुछ भी हो, अपना नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके मत रखिए. यू शुड बी रीडिंग द न्यूज व्हेन यू वांट टू, नॉट व्हेन द फोन वांट्स यू टू. You should be reading and replying to WhatsApp and SMS and all when you want to, when you are free, not when the other person wants you to. So you are supposed to be replying. वो बहुत प्रोडक्टिविटी बहुत घटिया हो जाता है. दूसरा चीज एक और, since we are discussing all these things to start off with, एक और चीज बोलूंगा that when you are sleeping, अगर मैं आपको 1 घंटे के लिए सोने देता हूँ, उसके बाद मैं I wake you up, then again you sleep for 1 hour, then I again wake you up, and if I do it for 8 times, you have slept for 8 hours, but do you think आपका नींद पूरा होगा? नहीं होगा. बिकॉज अंटिल अनलेस यू हैव 3-4 आवर्स, आपको 2-3-4 घंटे लगते हैं बिफोर यू आर पुट इन टू स्लीप. उसके बाद में यू आर एक्चुअली स्लीपिंग. सो यू नो इट इज अ लॉन्गर स्ट्रेच ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर स्लीपिंग ऑल टुगेदर. दैट इज व्हाई पीपल से कि आफ्टरनून में नहीं सोना चाहिए. यू शुड बी स्लीपिंग एट अ स्ट्रेच इन दी एट नाइट एंड नॉट इन दी आफ्टरनून. ब्रेक्स में सोने से कोई फायदा नहीं होता है. एंड दैट इज व्हाई द मोस्ट बेस्ट स्लीप दैट यू गेट इज आफ्टर 2 o'clock 3 o'clock इन द मॉर्निंग.
क्योंकि वो 3-4 घंटे के बाद वाला जो 3 आवर्स का स्लीप होता है ना, लास्ट 3 आवर्स का स्लीप बिफोर यू वेक अप, दैट्स द बेस्ट स्लीप. Similar logic, it's absolutely well researched scientific thing, मतलब scientifically proven things that I'm discussing with you. Similarly, when you're working, आपको 2-3 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगता है टू गेट इनटू द वर्क मोड और टू गेट इनटू द स्टडी मोड. आप आधा घंटा पढ़ेंगे फिर उठ जाएंगे, फिर आधा घंटा पढ़ेंगे फिर उठ जाएंगे. It is not going to help you study. You need to get into that work mode or into that study mode and then you actually study. इसीलिए बोल रहा हूँ कि फोन वगैरह को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करके रखिए. आई एम नॉट सेइंग बी अवे फ्रॉम इट, but you can use it twice a day and reply to the same number of people instead of being available online throughout the day. So it's always easier and more time saving if you're replying after 2 hours या 3 hours के gap पर, rather than continuously replying is waste of your time. It's absolutely waste of your time. So keep those things in mind as well. Anyway, so when we are talking about, so इक्विटी का अगर अपने बात कर रहे थे तो इक्विटी का वैल्यूएशन का बात कर रहे थे कि सन फार्मा हुआ, लुपिन हुआ, से फॉर एग्जांपल 1170 ना कुछ लेवल हो गया है अभी. सो 1170 1150 का शेयर प्राइस है. तो 1150 का शेयर प्राइस क्यों है, उस शेयर प्राइस का वैल्यूएशन कैसे कर रहे हो. कल उसका प्राइस 1100 था, आज उसका प्राइस 1150 हुआ, तो क्यों हुआ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट, बट इन जनरल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइसेस इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि कंपनी, से फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी को पैसे दिए कि वो मेरे को 12% रिटर्न कमा के दे. अगर कंपनी 12% कमाएगा तब तो उसको जितना बोला था उतना ही कमा रहा है. अगर कंपनी 12% से ज्यादा कमा करके देता है तो डोंट यू थिंक वो कंपनी का वैल्यूएशन विल इंक्रीज, द कंपनी इज अर्निंग मोर देन व्हाट इट इज रिक्वायर्ड टू. So those things we are going to be looking into, and security analysis is basically the equity valuation part is talking about कि equity share का pricing करना, equity share का valuation करना. उसमें भी 2-3 टर्म्स अपने देखेंगे. आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम सेइंग राइट नाउ, वो एक एक करके मैं उसको लिखवाऊंगा एंड आई विल बी डूइंग ऑल दोस टर्म्स वन एट अ टाइम आल्सो, सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट. सो व्हेन यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट इट, अपना बैलेंस शीट वगैरह में जो डेटा रहता है, बैलेंस शीट के हिसाब से जो आप इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालते हो वो तो बुक वैल्यू हो गया. यहाँ पर आपका जो लैंड बिल्डिंग आएगा वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, डेप्रिशिएटेड कॉस्ट पे आएगा. कंपनी का फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी के बारे में यू विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इन योर बैलेंस शीट. से फॉर एग्जांपल अ कंपनी लाइक इन्फोसिस, आज इन्फोसिस का एसेट क्या है, 2-4 बिल्डिंग होगा, कुछ कंप्यूटर्स होंगे जो ऑलरेडी आपको भी पता है डेप्रिसिएशन बहुत हाई होता है कंप्यूटर्स एंड ऑल का, राइट. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. बाकी उसका मेन स्ट्रेंथ क्या है, उसका गुडविल, जो प्रोजेक्ट्स वो लेके रखे, जितना उसका क्लाइंटेल है वो, एंड उसका एम्प्लॉइज, एंड उसमें से कोई भी चीज बैलेंस शीट पे नहीं आता है, राइट. परचेज गुडविल कम्स इनटू योर बैलेंस शीट एंड नॉट, यू कैन नॉट रेज योर ओन गुडविल इन द बैलेंस शीट. ये तो आप लोग इंटर में सीख चुके हैं अकाउंट्स वाला पार्ट में. So the value of the company is, this is the book value of the company जो बैलेंस शीट पे आ रहा है. हम लोग जो सिक्योरिटी एनालिसिस में करेंगे, that is what should be the value of the company. मेरे हिसाब से मार्केट में शेयर प्राइस क्या होना चाहिए. तो there are generally 3 prices we talk about, 3 values we talk about. एक होता है अपना बुक वैल्यू, लिखवाऊंगा सारा चीज. एक होता है अपना बुक वैल्यू जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, जो आप अपना अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड वो सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करके फॉलो करके बनाते हो. दूसरा हो गया आपका मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस. मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस मतलब क्या, आज मेरे को अगर कोई भी चीज को बाय करना है, सेल करना है, शेयर्स वगैरह को, तो मेरे को मार्केट में, से फॉर एग्जांपल सन फार्मा वाज अवेलेबल टू बी बॉट एट 504 रुपीज, तो मेरे को तो 504 दे करके शेयर खरीदना पड़ेगा उसको. तो द प्राइस, जो डिमांड सप्लाई, इन्वेस्टर्स के डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो प्राइस होता है मार्केट में, जिस प्राइस पर यू कैन एक्चुअली बाय और सेल, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर. एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाले. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आज से फॉर एग्जांपल सन फार्मा का शेयर प्राइस इन द मार्केट इट इज एट 504 टुडे. सन फार्मा का शेयर प्राइस इन द मार्केट इज एट 504 टुडे. मेरे हिसाब से वो शेयर प्राइस कम से कम 600 का होना चाहिए. देयरफॉर आई परचेज द शेयर्स एट 504. मार्केट प्राइस क्या हुआ, 504. मेरे हिसाब से होना चाहिए 600. दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू. व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द स्टॉक, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई एंड कैलकुलेट. क्योंकि अगर मेरे को मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना होता वो तो CNBC ऑन करके दिख जाएगा, BSEindia.com, NSEindia.com, moneycontrol.com, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं. आई कैन इजीली सी द शेयर प्राइस फ्रॉम द मार्केट डेटा. बट व्हाट आई वांट टू एक्चुअली डू इज, आई वांट टू फाइंड आउट कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए. सो द प्राइस जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है वो बुक वैल्यू हो गया. जो प्राइस पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है शेयर्स वगैरह, वो आपका मार्केट वैल्यू हो गया. और वो जो P0 इज इक्वल टू D1 बाय RE माइनस G करते हैं, जो आपने वैल्यूएशन सीखा है इंटर में थोड़ा बहुत, दैट पार्ट इज योर वैल्यूएशन, दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू. व्हाट शुड बी द वैल्यू. अगर आज सन फार्मा का प्राइस 504 है, होना चाहिए 600, तो आप खरीदेंगे कि नहीं बेचेंगे उसको, खरीदेंगे, क्योंकि है 504, होना चाहिए 600. पीपल विल बाय, दे विल पुश द प्राइसेस अपवर्ड्स बाय इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द स्टॉक. अल्टीमेटली इट इज एन अंडरवैल्यूड स्टॉक.
वंस एवरीबडी रियलाइजेस कि ये स्टॉक सस्ते में बिक रहा है, सब खरीदना शुरू करेंगे, उसका डिमांड को ऊपर करेंगे एंड उस प्राइसेस को ऊपर भेजेंगे। एंड वही अगर उसका प्राइस 504 है, मेरे को लगता है कि 450 होना चाहिए, पीपल विल स्टार्ट सेलिंग द स्टॉक एंड सप्लाई इंक्रीज करके उसका प्राइसेस को डाउनवर्ड पुश करेंगे। So basically intrinsic value is what should be the price and that is what we are trying to do in this chapter. वो intrinsic value निकालना है, मैं पूरा चीज दिखाऊंगा, book value, market value, intrinsic value. Book value is जो आपके books of accounts के हिसाब से, जो accounting standard accrual concept ये सब follow करके जो आप pricing निकालते हो, जो आपके books of accounts में होता है, right? That is your book value. So basically all your assets minus liabilities and debt and preference share is going to give you पूरा का पूरा equity, divide by number of shares कर दोगे तो book value per share आ जाएगा, तो वो आपको book value दे रहा है। And when we are talking about is intrinsic value, वो हम लोग अपना मॉडल वगैरह लगा करके कैलकुलेट करेंगे। That is what we are doing in the equity valuation. So when you are talking about traditional sources of finance, traditional forms of investments and all, we are looking at the equity shares, preference shares and debentures of fixed income securities in general, right? Everybody, जो एक दूसरा पार्ट होता है दैट इज योर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सेक्शन। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सेक्शन के लिए आई टेल यू, बहुत जन बोल रहे हैं कि एसएफएम में अमेंडमेंट आया है, वो 2017 ऑनवर्ड्स अमेंडमेंट है, उसके पहले कोई अमेंडमेंट नहीं था। नए टाइप के 2-4 सम आपका आरटीपी में इंक्लूड हो गया था, इट इज टेक्निकली नॉट एन अमेंडमेंट, देयर आर न्यू टाइप्स ऑफ सम्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड, इट इज नॉट एन अमेंडमेंट। आपका एक सम जो आरटीपी आई थिंक 2016 या 15 में इंक्लूड हुआ है, ईयर याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, उसमें एक बहुत लंबा चौड़ा आरटीपी का सम था, दैट वाज योर प्राइवेट इक्विटी के ऊपर। Now those things comes under alternate investments। और 2017 के बियॉन्ड का जो नया सिलेबस आ रहा है आपका 2017 के बाद जो रजिस्टर करेंगे, we'll just refer to the new syllabus, old syllabus। we are doing old syllabus, please avoid any confusion। हम लोग old syllabus के हिसाब से पढ़ेंगे। old syllabus में कोई अमेंडमेंट नहीं था, नए टाइप के 2-4 सम ऐड हुए हैं, न्यू टाइप्स ऑफ सम्स हैव बीन गिवन इन आरटीपी। अब कॉस्ट में भी नया टाइप का सम्स आता ही है आप लोग का, दैट डज नॉट मीन कॉस्ट में अमेंडमेंट आया, राइट? सो ओल्ड सिलेबस में वेंचर कैपिटल के ऊपर में 1-2 सम दिया हुआ है एंड न्यू सिलेबस में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर एक सेक्शन बनाया हुआ है। सो इवन फॉर दी ओल्ड सिलेबस आई वुड सजेस्ट कि ये वाला का जो सम्स होगा ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक तो पुराने सिलेबस में आरटीपी में आया हुआ है, दूसरा वो नए सिलेबस में भी इंक्लूड किया हुआ है। सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट एंड ऑल, बिकॉज वो समझेंगे तो कैसा भी पेपर घुमा के इंस्टीट्यूट देगा, बिकॉज यू नेवर नो, कोई इस साल पोर्टफोलियो जैसे फोकस किया May 17 का पेपर में, सो यू नेवर नो व्हाट द इंस्टीट्यूट डज, उसको प्रेडिक्ट करना छोड़ दीजिए, अपना फुल सिलेबस पे ध्यान दीजिए। यस, बट एट द सेम टाइम we'll focus on the concept and all, but at the same time we need to also have a very good coverage। तो स्मार्टली बोलूं, स्मार्ट स्टडी के हिसाब से बोलूंगा कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा ढंग से देख लेंगे, क्योंकि एक तो पुराने सिलेबस में भी नया सम्स दिया हुआ है एंड नए सिलेबस में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स इज अ प्रॉपर सेक्शन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट? ट्रेडिशनली अपने इक्विटी एंड फिक्स इनकम इन्वेस्ट कर लिए, ये तो अपना नॉर्मल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ। प्राइवेट इक्विटी का बात करते हैं। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेट इक्विटी? प्राइवेट इक्विटी से फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का बात करिए, स्विगी यूज करते हैं आप लोग to order food, for home delivery of food, you're using Flipkart and all to order stuff online। now Flipkart का shares में अगर मेरे को invest करना है, do I have the flexibility to invest shares of Flipkart? no, क्योंकि वो exchange पे listed नहीं है। आज Flipkart में if I want, I am not able to invest in the shares of the company Flipkart। Flipkart में कौन invest कर सकता है? there are private equity companies। प्राइवेट इक्विटी मतलब क्या? पब्लिक इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर जो टू द पब्लिक एट लार्ज अवेलेबल है। प्राइवेट इक्विटी मतलब क्या हुआ? जो प्राइवेटली इक्विटी अवेलेबल है। तो इक्विटी शेयर जो पब्लिक को अवेलेबल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, प्राइवेटली प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के लिए अवेलेबल है। तो ये ओला हुआ, उबर हुआ, ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं, वेंचर कैपिटल बोलते हैं इनको, बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग अप विद अ न्यू आइडिया, इट इज अ वेंचर कैपिटल। सो देयर आर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एंड ऑल जो ये वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करती है। अब प्राइवेट इक्विटी फर्म कैसे बनता है? सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, मिस्टर रतन टाटा, मिस्टर अजीम प्रेमजी ऑफ विप्रो, सो ऑल दीज काइंड ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड ऑल, ये लोग को ना रिस्क लेने में प्रॉब्लम नहीं है। अपने लोग रिस्क नहीं ले सकते, बट दीज पीपल टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। तो ये लोग अपना बड़ा बड़ा अमाउंट ऑफ मनी 10 करोड़, 15 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ इस तरीके का ये लोग एक फंड में डिपॉजिट करते हैं। वो फंड को एक पीई मैनेजर, एक पीई फंड मैनेजर मैनेज करता है, ठीक है। सो बेसिकली ये लोग बड़े लोग मिले, ये लोग फंड में पैसा जमा किए और वो पैसा जो जमा हुआ है, वो जमा किया हुआ पैसा को ये लोग मैनेज कर रहे हैं एक मैनेजर मिल करके। वो वैल्यूएशन करता है, वो फाइंड आउट करता है कि फ्लिपकार्ट सस्ते में मिल रहा है, मिंत्रा सस्ते में मिल रहा है कि जबोंग सस्ते में मिल रहा है। वो इन कंपनीज को वैल्यू करके उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। दैट इज अ प्राइवेट इक्विटी फंड जो प्राइवेट इक्विटी ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। दैट इज अ वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल का अगर बात करेंगे तो नया टाइप का जो बिजनेस हुआ उसको वेंचर कैपिटल बोलेंगे, right? Now say for example
स्पाइस जेट को अगर कोई बाय कर लेता है, स्पाइस जेट को, एयरलाइन को कोई बाय कर लेता है, तो ये वेंचर कैपिटल नहीं हुआ, क्योंकि ये तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है। इसको ना कुछ और बोलते हैं, वो सब डिटेल्स में अपने बाद में आएंगे, उसको एलबीओ वगैरह कुछ बोलते हैं, बट एनीवेज। तो अब स्पाइस जेट ना, से फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने स्पाइस जेट को खरीद लिया, क्योंकि वो दिख रहा है कि स्पाइस जेट अभी सस्ते में बिक रहा है, हालत बहुत पतला है कंपनी का, उसको अपने सस्ता में खरीद लेते। उसके बाद में इंडिगो का 2-4 बंदा लोग को अच्छा सैलरी दे करके बुला लेते और स्पाइस जेट को अच्छा से मैनेज करके उस कंपनी को एकदम मस्त बना देते हैं। और अच्छा सा कंपनी बनने के बाद में वंस द कंपनी इज रिफर्बिश्ड एंड एब्सोल्युटली द वैल्यूएशंस एंड ऑल हैव इंक्रीज्ड, उसके बाद में उस कंपनी का आईपीओ निकाल करके उसका शेयर्स निकाल देंगे मार्केट में। सो बेसिकली एक फालतू हालत में कंपनी खरीदो, वो कंपनी को अच्छे से चला दो, वो कंपनी को ठीक कर दो और वो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा करके उसके बाद में उसको मार्केट में निकाल दो। तो ये सब टाइप का काम भी ये लोग करेंगे। कमोडिटीज, रियल एस्टेट का बात करेंगे तो वो भी आपका ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में आएगा। सो वट एवर इज द नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी कैटेगराइज दैट इन दी ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कमोडिटीज को लेकर के थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा, सिक्योरिटी एनालिसिस में नहीं, दूसरे चैप्टर में वहां कर लेंगे। रियल एस्टेट को लेकर के आई डू नॉट सी एनी कंटेंट एज सच। एक क्वेश्चन 2013 में आया था रियल एस्टेट को लेकर के, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन था, तो वो रियल एस्टेट का नहीं था एग्जैक्टली। वो क्वेश्चन क्या था ना, बता देता हूं आप लोग को। वो एक ऑप्शन दे रहा था, एक चॉइस दे रहा था कि से फॉर एग्जांपल आप इतनी बड़ी बिल्डिंग यहां खड़ा करते हो, तो अगर मार्केट अच्छा हुआ तो बिल्डिंग का ये प्राइस में एक फ्लैट बिकेगा, अगर प्राइस खराब हुआ तो फ्लैट का प्राइसेस ये बिकेगा, उसमें 10 फ्लैट हैं, तो क्या आप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको लेकर के क्वेश्चन था। तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट एक्जैक्टली अ रियल एस्टेट क्वेश्चन। सो रियल एस्टेट इज नॉट समथिंग विल बी फोकसिंग ऑन, बट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में वैल्यूएशन, अब से फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन करना है तो कैसे करेंगे आप? फ्लिपकार्ट का फ्यूचर का सेल्स वगैरह प्रोजेक्शन करिए, सेल्स वगैरह के बेसिस पे फिर कॉस्ट वगैरह माइनस करिए, फिर उसका जो कैश फ्लोज वगैरह आएगा उसको डिस्काउंट करेंगे। अपने कैपिटल बजटिंग बेसिक तो किए हैं आप लोग, तो वही सब बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके वेंचर कैपिटल का वैल्यूएशन के ऊपर में एक आरटीपी में आपका सम इंक्लूडेड है प्राइवेट इक्विटी का। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट। सो ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का अगर अपने बात करें, इन जनरल अगर बात करते हैं तो कमोडिटी, रियल एस्टेट, ये जो प्राइवेट इक्विटी हुआ जो फ्लिपकार्ट टाइप का कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, दीज थिंग्स गेट कैटेगराइज्ड अंडर योर ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। These things get categorized under your alternate forms of investment. Am I clear till here? Everybody fine? थोड़ा सा पेस अप कर सकते हैं? Can we speed up a little bit? So basically we have the traditional forms of investment, that is your equity and fixed income. Preference shares भी है, and उसके अलावा we have the alternate forms of investment. Alternate forms of investment का अगर अपने बात करते हैं, you have अब हेज फंड्स वाला जो पोर्शन है वो आपका इस चैप्टर में डिस्कस नहीं है, बट हेज फंड्स के ऊपर में काफी सारा थ्योरी इज गिवन। देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी इन वन ऑफ द अदर चैप्टर्स दैट्स गिवन ऑन हेज फंड, बहुत डिटेल्स में। तो हेज फंड भी आप लोग को समझना पड़ेगा। हेज फंड अभी डिटेल में नहीं कर रहे हैं, एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। जनरली अपने म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो कैसे वर्क करता है, अपने लोग छोटा छोटा अमाउंट ऑफ मनी 1000, 2000, 3000 रुपीज भी आप डाल सकते हैं आराम से। अपने वो छोटा छोटा अमाउंट ऑफ मनी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, क्योंकि अपने लोग एक प्रोफेशनल मैनेजर हायर नहीं कर सकते। आज मैं जाकर के एक ब्रोकर को नहीं बोल सकता कि भाई 5000 रुपए पकड़ो और आप मेरा 5000 रुपए मैनेज करो। ऑब्वियसली इज नॉट गोना मैनेज, राइट, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। सो ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर अ डिसेंट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी, एंड उससे 100 करोड़ 200 करोड़ आराम से अक्यूमुलेट हो जाता है। इंडिया का पॉपुलेशन ऐसे भी कम नहीं है, सो उसके हिसाब से वी हैव दी अमाउंट अक्यूमुलेटेड, एंड वो अक्यूमुलेटेड अमाउंट को अब 100 करोड़ मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर को हायर किया जा सकता है। वो लोग प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखते हो, यस और नो? देखते हैं। वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो जल्दी जल्दी बोलता है एडवर्टाइजमेंट में, सो एडवर्टाइजिंग इज अलाउड। म्यूचुअल फंड में एकदम छोटा छोटा अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के ऊपर में बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन होता है कि नहीं गवर्नमेंट का? होता है। म्यूचुअल फंड ना बहुत ज्यादा रिस्क लेना अलाउ नहीं करता है। म्यूचुअल फंड में बहुत विल बी लुकिंग एट लॉट ऑफ थिंग्स, डेरिवेटिव्स एंड ऑल यूज करना अलाउ नहीं करते म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में क्यों नहीं अलाउ करते? क्योंकि गवर्नमेंट कैन नेवर अलाउ कि कॉमन पब्लिक का पैसा डूबे। क्योंकि गवर्नमेंट अगर से फॉर एग्जांपल शारदा स्कैम जैसा चीज अपना कलकत्ता में, ये वेस्ट बंगाल में इन पर्टिकुलर हुआ है, इन द ईस्टर्न रीजन, these kind of scams the government cannot overlook. Honestly, शारदा स्कैम was not taken to the level of seriousness जिस लेवल पर लेना चाहिए था। बट शारदा स्कैम जैसा स्कैम अगर 2-3 और एक आधा और भी अगर हो गया ना, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। पीपल विल नॉट पुट देयर मनी इन द बैंक्स, नॉर विल दे इन्वेस्ट देयर मनी। अगर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो सोचिए ना, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगा, सेविंग्स नहीं होगा, तो इकोनॉमी विल कम एट अ स्टैंड स्टिल, लिक्विडिटी होगा नहीं मार्केट में। यूएस का जो क्राइसिस हुआ था, लिक्विडिटी अगर होता ना तो इतना खराब हालत नहीं होता। खाली हाउसिंग मार्केट के कारण क्राइसिस नहीं हुआ था।
एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। इंटरव्यू में अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द यूएस क्राइसिस एंड ऑल, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर। कोई दिन वो भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, 5-10 मिनट्स में विल डिस्कस दैट। यूरोजोन क्राइसिस, ग्रीस क्यों बैंकरप्ट हुआ, यू शुड बी नोइंग दीज बेसिक थिंग्स। एंड इतना कुछ चल रहा है अभी तो इकोनॉमी में, इतना एक्साइटिंग टाइम है, आप सोच के देखिए दी वे आर कंट्री, मतलब हर पूरा दुनिया का जितना भी कंट्री है वो हम लोग का ही कंट्री पे आंख लगा के बैठा है कि ग्रोथ होगा भी यहीं पे होगा। If you are understanding, everybody wants to invest in India. It's a very exciting time that you're living in with respect to political part, with respect to technological changes. Last 10-15 साल में जितना change हुआ उतना पूरा 100 साल में नहीं हुआ है। So you're living in a very exciting time and it's very difficult to catch up to everything. सब चीज के साथ अपडेट रहना, but there's so much happening around. So when we are looking at that, तो म्यूचुअल फंड का बात करें तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर सकता आप लोग को कि आप लोग का पैसा डूबे किसी भी सिचुएशन में। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर में बहुत रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स वगैरह और डिस्क्लोजर वगैरह रहता है। अब हेज फंड क्या हुआ, अब जो ये मिस्टर रतन टाटा काइंड ऑफ पीपल, दे वुड नॉट वांट कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन लोग को लगेगा मेरे पास बहुत पैसा है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे को रिस्क लेने का मन है, मेरे को रिस्क लेने का मन है, आई कैन अफोर्ड टू टेक दैट रिस्क। सो व्हाट दीज पीपल डू इज दे फॉर्म अ डिफरेंट फंड ऑल टुगेदर। तो एक हेज फंड जैसा एक फंड हुआ, उसमें ये जो क्वालिफाइंग इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट ऑफ मनी है टू इन्वेस्ट, इन लोग से हम लोग पैसा लेंगे और वो फंड को ना एडवर्टाइज करना अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंड रिस्क लेने वाला है और रिस्क लिया हुआ पैसा से आप कॉमन पब्लिक का पैसा वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कॉमन पब्लिक को तो समझ में आएगा नहीं पूरा चीज। वो तो बोलेगा कि अच्छा 20% रिटर्न है, लेट मी इन्वेस्ट इन द 20% रिटर्न, एंड अल्टीमेटली द कॉमन पब्लिक विल लूज द मनी एंड देन दे विल ब्लेम यू। So you cannot allow the common public to lose money. So hedge funds को हम लोग एडवर्टाइज करना अलाउ करेंगे, इसलिए you'll never see a hedge fund advertising anywhere. हाई नेटवर्थ और क्वालिफाइंग इन्वेस्टर्स जो होंगे वो हेज फंड में पैसा डालेंगे। और हेज फंड को ना डिस्क्लोजर देने का, जैसे म्यूचुअल फंड को इतना सारा डिस्क्लोज करना पड़ता है ना, ये सारा डिटेल्स एंड ऑल, कि कौन से शेयर्स खरीद के रखा है, क्या उसका होल्डिंग एंड ऑल है, हेज फंड को कुछ नहीं करने का जरूरत है। वो अपना मन मर्जी से अपना रिस्क लेकर के बिंदास स्ट्रैटेजी वगैरह करके रिस्क लेकर के टाइम पास करेगा और उससे वो हाई अर्निंग्स करने का कोशिश करेगा। पैसा डूब भी सकता है ऑब्वियसली, आप रिस्क लेंगे तो पैसा आ भी सकता है, पैसा डूब भी सकता है, बट देन दीज पीपल हु आर द क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स एंड ऑल, इन लोग के पास ना वो रिस्क लेने का कैपेसिटी है। आज मेरे पास 5 लाख रुपए खोने का कैपेसिटी शायद नहीं है, बट फॉर एन XYZ इंडिविजुअल उसके लिए 50 लाख रुपए भी अगर वो खो देता तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? तो हेज फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड तो खाली नॉर्मल वो शेयर्स वगैरह खरीद के रख देगा। अगर लिक्विड फंड है तो म्यूचुअल फंड भी आपका क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। बैलेंस्ड फंड होगा तो लेट्स से 60% इक्विटी में डालेगा, 40% बॉन्ड्स वगैरह में डालेगा, डिबेंचर्स वगैरह में डालेगा, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, दे विल बी हैविंग देयर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो हेज फंड एक तरीके से क्या हुआ ना, हेज फंड वो क्वालिफाइड हाई वर्थ इंडिविजुअल वाला लोग का एक पर्सनल फंड जैसा हो गया, जो एडवर्टाइज नहीं करेगा, बिंदास रिस्क लेकर के स्ट्रैटेजीज में डालेगा, जहां आपका रिटर्न बहुत हाई भी हो सकता है, ऑब्वियस सा बात है लॉसेस भी आ सकते हैं, कोई गारंटीड नहीं है। दैट इज योर हेज फंड, और इन लोग को एडवर्टाइज करना अलाउ नहीं करते। बाकी डिटेल्स में हेज फंड विल डू इट इन वन ऑफ द अदर चैप्टर्स। When we are talking about alternate forms of investment, private equity, real estate, commodity and hedge funds is what we are primarily focusing on. तो ये वाला पार्ट में अपने एकदम लास्ट में आएंगे, क्योंकि अपना करिकुलम के हिसाब से खाली 2-3 क्वेश्चंस है जो प्राइवेट इक्विटी वैल्यूएशन पे दिया हुआ है, बाकी वी डू नॉट हैव एनीथिंग। कमोडिटी के ऊपर थियोरी वो आपका डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर में कवर होगा, एंड हेज फंड भी बाकी किसी और चैप्टर में, म्यूचुअल फंड में शायद। सो विल डू दैट लेटर। This chapter we are going to be focusing on the equity का valuation and bond का valuation. So chapter 6, the security analysis that we are looking at is focused on equity valuation and bond का valuation. आप लोग गलती से भी ये चीज नहीं बोल सकते, say for example आप लोगों ने राइट शेयर्स एंड ऑल राइट्स वगैरह पढ़ा था इंटर में, FM में। अब वो राइट्स वाला चीज आप ये नहीं बोल सकते कि इंटर में पढ़ा हुआ है फाइनल में आएगा नहीं, राइट्स के ऊपर भी क्वेश्चन है। So you might not have a separate chapter on rights shares or bonus shares, बट बोनस और राइट्स के हिसाब से जो इंपैक्ट होगा सिक्योरिटी के वैल्यूएशन पर, शेयर का जो प्राइस पर, वो चीज रहेगा। तो जहां राइट शेयर्स का यूज आएगा ना, मैं राइट शेयर्स का बेसिक से करा दूंगा। मतलब इंटर का जो भी चीज है अपना, जो भी चीज अपने को एक बार रफ रिवीजन लगेगा, एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल वापस से अपने लोग को देखना पड़ेगा, विल डू ऑल दैट। सो थोड़ा सा शुरू में इशू होता है विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यू नो एक तो कई लोग 1 साल बाद में ट्यूशन स्टार्ट करते हैं सीए फाइनल का, दैट इज वन रीजन। एंड दूसरा क्या होता है, सीए इंटर एक बार खत्म हो जाता है ना, उसके बाद योर माइंड इज काइंड ऑफ ब्लैंक कि अब वो हो चुका, अब नया चीज चालू करेंगे। सो इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल। एंड दूसरा एक और प्रॉब्लम क्या होता है ना, आज ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो इसमें वो उसका चैप्टर का कुछ लगेगा। सो ऑल द चैप्टर्स आर गोइंग टू बी थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड, मतलब कुछ एक टर्म्स तो देखिए इंटरकनेक्टेड रहेगा ही।
लाइक आई एम टेलिंग यू कि कमोडिटी विल कम अंडर दिस चैप्टर, देन हेज फंड विल कम अंडर दिस चैप्टर। तो वो शुरू में खाली 1-2 चैप्टर में आपको लगेगा ऐसा, बट वंस 1-2 चैप्टर हो जाएगा, यू विल बी इन अ फ्लो एब्सोल्युटली एंड यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। तो उसको लेकर के डोंट गेट वरीड अबाउट इट। उसके बाद में व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस पार्ट, ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एक बार साइड रखते हैं, इक्विटी एंड फिक्स इनकम का बात करते हैं। फिक्स इनकम, एज आई टोल्ड यू कि बॉन्ड वाला सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 6 सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर 6। टेक्निकल का थियोरी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टेक्निकल प्रैक्टिकली नहीं है, थियोरेटिकली है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अगेन दिस पार्ट हैज बीन इंक्लूडेड पूरा का पूरा नया सिलेबस में। तो मैं कोशिश, मतलब आई वुड ऑब्वियसली प्रेफर एंड आई वुड लॉजिकली टेल यू गाइस कि जो चीज आपका ये फाइनल का न्यू सिलेबस में इंक्लूड हुआ है या एम्फसाइज किया गया है, उसको अभी भी एम्फसाइज करिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट विल ऑल्सो ग्रेजुअली शिफ्ट ओवर देयर। तो इसीलिए मैं नया सिलेबस बीच बीच में बताते रहूंगा, ताकि आप लोग को भी पता चले कि अच्छा हाँ ये फोकस करना है, ये अपना नया सिलेबस में भी है, तो दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूट इज रिटेनिंग, सो यू नीड टू बी फोकसिंग ऑन दिस पार्ट। एंड दिस इज चैप्टर 10 मनी मार्केट सिक्योरिटीज में शॉर्ट टर्म वाला आएगा, ये अपना चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है, राइट। सिक्योरिटी एनालिसिस में व्हेन वी आर डूइंग द वैल्यूएशन वाला पार्ट, फंडामेंटल एंड टेक्निकल 2 टाइप का एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल एंड टेक्निकल? वी विल स्टार्ट विद द फंडामेंटल, इसी के ऊपर में फोकस पूरा रहेगा स्टार्टिंग में। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का जब बात करते हैं, नाउ से फॉर एग्जांपल देयर आर बेसिकली थ्री वेज इन विच यू कैन ट्राई एंड अर्न मनी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। या शेयर्स वगैरह को बाई सेल करके बेसिकली क्या करते हैं, बाई करो सस्ता में, सेल करो महंगा में, बेसिक टारगेट यही होता है। तो उसमें आपका जनरली 3 तरीका होता है। तीसरा तरीका अनएथिकल है, तो वो अपने डिस्कस नहीं करते। तीसरा तरीका इनसाइडर ट्रेडिंग है। आज अगर आपका से फॉर एग्जांपल कंपनी का कोई इन्फॉर्मेशन आने वाला मार्केट में, सपोज एक कंपनी अनाउंस करने वाला, लाइक टीसीएस अनाउंस करने वाला है कि हम लोग बाईबैक करेंगे, तो अगर वो टीसीएस पूरा मीडिया में अनाउंस किया, मार्केट में अनाउंस किया, उसके पहले टीसीएस का कोई एम्प्लॉई अगर आपको फोन करके बोल देता है भाई बाईबैक होने वाला है तो शेयर खरीद ले, तो वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि कंपनी के अंदर का इन्फॉर्मेशन आपको पता चला, उसके बेसिस पर आप कंपनी का शेयर्स वगैरह पे ट्रेड कर रहे हो। दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, वो अनएथिकल है, इलीगल है। अनएथिकल तो छोड़ दो, इलीगल है, तो वो चीज आप कर नहीं सकते। एंड जेन्युइनली बोलूंगा ये सब चक्कर में पड़िएगा मत, बिकॉज अभी इंडिया का जो सिक्योरिटीज लॉ एंड ऑल है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, बट इट इज गेटिंग बेटर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। बहुत ये अभी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद में बहुत लोगों के पास बहुत नोटिसेस वगैरह जा रहा है, जिन लोगों ने आलतू फालतू का कंपनी वंपनी चालू कर लिया है, वो झूठ मूठ काम करके और ये सब उल्टा सीधा काम करेंगे। and you know, it's in the long term it's not going to benefit you. In the long term it is not going to be benefiting you. So वो चीज ध्यान में रख लीजिए अभी से, from the very beginning try to keep that in mind that अगर ये सब उल्टा सीधा काम करके जो करेंगे, जिसके कारण lot of chartered accountants, you know, बहुत डिसरेप्यूटेशन भी होता है हम लोग के प्रोफेशन का, ये सब उल्टा सीधा काम जो आपका है वो फ्यूचर में कुछ रिटर्न नहीं देगा। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इज समथिंग दैट यू नॉट सपोज टू बी यूजिंग। 2 जो तरीका होता है, दैट इज योर फंडामेंटल एनालिसिस एंड योर टेक्निकल एनालिसिस। व्हेन यू आर लुकिंग एट द फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट, नाउ से फॉर एग्जांपल आई विल बी डूइंग अ पूरा का पूरा इकोनॉमी का एनालिसिस कि आज से फॉर एग्जांपल इंडिया का पॉपुलेशन ऐसा है, इंडिया में अभी मैक्सिमम लोग एजुकेटेड होकर के मिडिल क्लास सेक्टर इज इंक्रीजिंग, मिडिल क्लास सेक्टर जॉब वाले पीपल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। मोस्ट ऑफ द सिटीज में एमएनसी वगैरह बहुत ज्यादा आ चुका है, कंपनीज बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने लग गई है, एंड ऑल्सो वी सी द मेन एंड वुमेन आर वर्किंग टुगेदर नाउअडेज। सो अभी विमेन का, फीमेल का पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होते जा रहा है। देयर आर मोर एंड मोर गर्ल्स हु आर कमिंग इन, थैंकफुली टू द गुड चेंजेस एंड ऑल, कि मोर एंड मोर विमेन आर वर्किंग नाउअडेज। उसके कारण जो टेकअवेज और रेस्टोरेंट्स वगैरह का बिजनेस है दैट इज इंक्रीजिंग। तो इकोनॉमी को स्टडी करके, डेमोग्राफिक्स को स्टडी करके कि यंग पॉपुलेशन है, उन लोग को ऐसे भी बाहर का खाना पसंद है, तो ये सारा चीज एंड द फीमेल वर्किंग मोर एंड नॉट कुकिंग एट होम, वट एवर एनालिसिस करके समझ में आता है दैट यू नो द रेस्टोरेंट बिजनेस इज गोइंग टू डू वेल। सो ये आपका इकोनॉमिक स्टडी हुआ। फिर आप इंडस्ट्री का स्टडी करोगे कि इंडस्ट्री में होटल ज्यादा चलेगा कि रेस्टोरेंट ज्यादा चलेगा, कि ये स्विगी डोमिनोज ये टेक अवे वाला ज्यादा चलेगा। आज होटल अलग चीज हो जाता है, वेयर यू आर गोइंग, स्टेइंग एंड कमिंग। रेस्टोरेंट्स आर जस्ट सर्विंग फूड, takeaways might be just focusing on the home delivery business. So look at the sector, analyze the industry कि इंडस्ट्री कैसा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है। Now say for example स्विगी के आने से डोमिनोज का शेयर प्राइस को सबसे खराब, सबसे you know they have suffered a lot. Jubilant Foodwork is the company that owns Domino's. क्यों? क्योंकि पहले होम डिलीवरी का द बेसिक ऑप्शन यूज्ड टू बी डोमिनोज एवरीवेयर अक्रॉस, एंड पिज्जा हट का सर्विस तो हम लोगों को भी पता है कि वाहियात है, राइट। सो अल्टीमेटली यू हैड टू बैंक ऑन डोमिनोज टू गेट द होम डिलीवरी। बट अब स्विगी क्या किया, जितने भी छोटे मोटे जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको होम डिलीवरी का बंदा रखने का जरूरत नहीं है, स्विगी वाला खुद आपको डिलीवर करके देगा। सो बेसिकली डोमिनोज का बिजनेस मॉडल पे हैम्पर किया नई चीज,
You're understanding now. If you're understanding the industry, say for example telecom industry, now looking at the kind of population and जिस तरीके का internet का penetration and all is required, of course the telecom industry is a great deal, is a very good idea in the kind of setup we are in. इतना young population है, सब कोई use तो करेगा ही phone technology, internet and all. But at the same time, Reliance Jio के आने से बाकी इंडस्ट्रीज का इस बार का रिजल्ट कितना खराब हुआ है. सो इंडस्ट्री को एनालाइज करना, इंडस्ट्री को अगर एनालाइज करेंगे तो कंपटीशन भयंकर हो गया है. So when you're analyzing the industry and all in that regard, you understand that fundamentally telecom industry में शायद आपका profits का margin बहुत कम हो गया है, क्योंकि जितना लोग लड़ेंगे competition जितना ज़्यादा होगा उतना margins are going to be lower. जितना लोग कम होंगे competition कम होगा उतना मैं अच्छा higher prices charge करके higher margin charge कर पाऊंगा ना. So we're looking at those things, you analyze the industry and then you analyze the company. कि अच्छा एयरटेल है, एयरटेल का बहुत सारा डेट था तो उसने अफ्रीका का जो अपना बिजनेस था उसको बेचा एंड उससे अपना डेट लेवल को कम किया. तो कंपनी का एनालिसिस करेंगे कि से फॉर एग्जांपल रिलायंस है, वोडाफोन है, वोडाफोन एंड आइडिया गॉट मर्ज टुगेदर. सो वोडाफोन आइडिया के मर्जर से उनका सब्सक्राइबर बेस इतना हुआ तो उनका केपेक्स कम होगा, लेट्स से ये कम होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, 50 चीज है. तो आपको कंपनी का बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ये सारा चीज स्टडी करेंगे. कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, कंपनी का लेवरेज कैसा है, कंपनी का फिक्स कॉस्ट कैसा है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैसा है, कंपनी का सेल्स कैसा है, कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो कैसा है, हाउ एफिशिएंटली इज द कंपनी यूजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल. राइट. सो वो सारा चीज के एनालिसिस पे अपनी कंपनी का वैल्यूएशन करने का कोशिश करेंगे. दैट इज योर फंडामेंटल एनालिसिस वेयर यू आर एनालाइजिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी, वेयर यू आर ट्राइंग टू डू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. इकोनॉमी कैसा है, जनरली वी लुक एट द इकोनॉमी, द इंडस्ट्री एंड द कंपनी. देयर आर 3 पार्ट्स दैट वी लुक एट. थियोरी पार्ट में भी आएगा, उसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं. इकोनॉमी फर्स्ट, देन दी इंडस्ट्री एंड देन दी कंपनी. एंड अगर अपनी कंपनी से स्टार्ट करें, कंपनी देन इंडस्ट्री देन इकोनॉमी, दैट इज बॉटम अप अप्रोच. टॉप से बॉटम में जा रहे हैं या बॉटम से ऊपर जा रहे हैं, तो बॉटम अप, टॉप डाउन, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी और कंपनी इंडस्ट्री इकोनॉमी. सो दैट इज योर टॉप डाउन अप्रोच, इकोनॉमी से नीचे, एंड बॉटम अप अप्रोच कंपनी से ऊपर. तो ये सब चीज एनालाइज कर रहे हैं तो हम लोग कंपनी का फंडामेंटल्स एनालाइज कर रहे हैं. कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी का फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कैसा है. सो वी आर लुकिंग एट ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. दैट इज योर फंडामेंटल एनालिसिस सेक्शन. इसमें अपने सम्स वगैरह सारा चीज करेंगे एंड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू डू दैट. When you're looking at the technical analysis portion, technical analysis क्या होता है basically? When you're looking at the past का, suppose कंपनी का prices का patterns and all. अब मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर हुआ फिर नीचे हुआ, फिर ऊपर हुआ फिर नीचे हुआ. अब डोंट यू थिंक आई कैन मेक अ प्रेडिक्शन कि अब ये ऊपर होने वाला है, लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड एंड ऑल, कि ऊपर नीचे ये वाला इसका एक बेस लेवल बन गया है कि इस लेवल के नीचे प्राइसेस जा रहा नहीं है और इस लेवल के ऊपर प्राइसेस आ रहा नहीं है. इसको टर्मिनोलॉजी बोल देते हैं, इसको रेजिस्टेंस लेवल बोल देते हैं कि अपना जो प्राइस है इसको रेजिस्ट कर रहा है, ये वाला लेवल के ऊपर में पार नहीं कर पा रहा है प्राइसेस. एंड ये सपोर्ट लेवल बोल देते हैं कि ये लेवल पे आते ही ना लोग अब प्राइस को गिरने नहीं दे रहे हैं. अब इस लेवल पे आ गया तो अब आपको लगता है कि नहीं यार ये कंपनी का वैल्यू जो है इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए. अगर इसके नीचे जाने का कोशिश करते हैं, पीपल विल स्टार्ट बाइंग द शेयर्स एंड दे विल पुश द प्राइसेस अपवर्ड. तो ये एक सपोर्ट लेवल हो गया. तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिकम्स दोस टर्म्स एंड ऑल जो अपने लोग को याद करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस का थियोरी पार्ट में. टेक्निकल एनालिसिस इज वेयर यू आर लुकिंग एट द टेक्निकल्स, कि जहां पर इन्वेस्टर के डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस का पैटर्न्स, ट्रेंड्स वगैरह जो है, आज आपका वॉल्यूम है, प्राइस ऑफ द डेटा है, आज कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं. आज मैंने बोला कि प्राइस तो ऐसे मूव कर रहा है, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी पीपल आर बाइंग शेयर्स ओवर हियर एट दिस लेवल, हाउ मेनी पीपल आर बाइंग शेयर्स एंड ऑल ओवर हियर. ये सब चीज को लेकर के भी बहुत सारा एनालिसिस किया जा सकता है. अगर ज्यादा वॉल्यूम ये वाले लेवल पे है एंड कमती वॉल्यूम ये वाले लेवल पे है, मतलब ये वाले वॉल्यूम पे लोग बेचने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन यहां पर खरीदने को वॉल्यूम कम हो जा रहा है, आप समझ रहे हो, या फिर यहां वॉल्यूम ज्यादा है यहां वॉल्यूम कम है, तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट इंडिकेशन ऑल टुगेदर. दैट इज योर टेक्निकल एनालिसिस, जहां पर आप पास्ट का प्राइसेस, पैटर्न्स, ट्रेंड्स, चार्ट्स ये सब देख करके अलग अलग टाइप का इंडिकेटर होगा. सपोज अपने क्या करेंगे ना, टाइम के अगेंस्ट में हम लोग प्लॉट करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय एसबीआई. इफ द मूवमेंट ऑफ द शेयर प्राइस, अगर ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आईसीआईसीआई बैंक इज आउट परफॉर्मिंग एसबीआई. ये रेशियो इंक्रीज कब होगा, जब आईसीआईसीआई का जो इंक्रीज है दैट इज मोर देन द इंक्रीज ऑफ एसबीआई. अपने शेयर प्राइस को प्लॉट नहीं करेंगे, अपने सपोज शेयर का जो परसेंटेज चेंज है या रिटर्न वगैरह उसका रेशियो को प्लॉट कर रहे हैं सपोज, राइट. सो ना आईसीआईसीआई का इंक्रीज अगर एसबीआई से ज्यादा होगा तभी ये रेशियो इंक्रीज करेगा ना. So that is what we'll plot. So we are trying to see कि ICICI is outperforming SBI और underperforming SBI, उसको अपने प्लॉट करके देखेंगे, राइट. सो वो सारा चीज का एनालिसिस करना, ये सब इंडिकेटर्स अपने यूज करते हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट दी टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट.
when we are looking at the technical analysis वाला part. So that is how we go about the valuation for equity share. तो इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन का मेजर टू वेज आर देयर, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. तो सिक्योरिटी एनालिसिस के पहले बिफोर वी स्टार्ट ये वाला कॉपी कर लीजिएगा, टेबल ले लीजिए, ट्रेडिशनल वगैरह सारा चीज लिखिएगा. जस्ट टेक दिस डाउन, जस्ट अ मिनट. बाहर उसको बोल दीजिए. कृष्णेंदु एसी बंद कर देना ना ये वाला. यू शिफ्ट. एनीवेज क्विकली. हेज फंड्स ट्रेड नहीं होता है. हेज फंड्स आपको मार्केट में ट्रेड होता हुआ नहीं दिखेगा. सो इफ यू आर एन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हिज क्वेश्चन इज कि हेज फंड में अपने कैसे इन्वेस्ट करेंगे. तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि मार्केट में कौन कौन से हेज फंड है. से फॉर एग्जाम्पल एक लेट्स से बार्कलेज XYZ हेज फंड इज देयर. वो 500 करोड़ का फंड निकल के आ रहा है. फिर आपको पूछना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास स्कोप है क्या. नाउ अ 500 करोड़ फंड, लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स सिंस यू आर आस्किंग, आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि 500 करोड़ का अगर फंड निकल रहा है, उसमें अगर वो इन्वेस्टर को ऑलरेडी 500 करोड़ मिल गया तो आपका पैसा नहीं लेगा वो. अगर उसको 400 करोड़ मिला है ना, उसके पास स्कोप है आपसे पैसा लेने का, एंड उन लोग का एक मिनिमम अमाउंट होता है कि 10 करोड़ के नीचे नहीं लेगा. तो ओनली इफ यू हैव दैट अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट. हेज फंड्स डोंट ट्रेड इन द मार्केट. That's what you need to know. Hedge funds do not trade in the market. Done till here? We'll just take 2 minutes break and then we'll continue.